नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स नेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो हमारा एमजी के वीपी, ठीक है, एमजी के वीपी या फिर इससे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है, वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम, अगर आप वहाँ एमजी के वीपी या फिर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ आपका जो भी सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो कि हमारा यूनिट 1 का रहेगा। किसका रहेगा? यूनिट 1 का रहेगा। कंप्लीट पूरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। मतलब इतना इसके बाहर से इसमें कुछ आएगा नहीं, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे इतने में से ही आएंगे। अगर आप अच्छे से मन से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा परसेंट आपका आ जाएगा। तो कोई आपको कई जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हु रोड द बुक ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र बुक किसने लिखा है? इसका आंसर क्या होगा? कौटिल्य, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मनोहर लोहिया, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कौटिल्य, ठीक है, जिसको चाणक्य कहते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का बुक लिखा था, ठीक है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बाइलिंगुअल जो है क्वेश्चन आपके दिख रहे होंगे। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज गोपाल कृष्ण गोखले बॉर्न? मतलब गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ, कब हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद करने होंगे, कुछ क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, मतलब आपको ऐसी समझ के कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सभी को ध्यान में रखना है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो जन्म हुआ था वो हमारा हुआ था 9 मई 1866 में, ठीक है, 9 मई 1866 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज डी आर गडगिल बॉर्न? डी आर गडगिल जो है, धनंजय राम जो गडगिल हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? नासिक में हुआ कि पुणे में हुआ कि भोपाल में हुआ कि दिल्ली में हुआ? ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग इकोनॉमिस्ट लोग हैं जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो बताइए, डी आर गडगिल कहाँ जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासिक में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? नासिक में हुआ था, ठीक है। वेरी गुड, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट, चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। चीफ ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस एक्टिविटी की जो सबसे चीफ ऑब्जेक्टिव होती है उसका क्या होता है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू लॉस एसेट्स, टू अर्न प्रॉफिट, टू परचेस एसेट्स, टू डिक्रीज प्रॉफिट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? चीफ ऑब्जेक्टिव, इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लॉस एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज स्पेशली रिलेटेड टू। बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे स्पेशली किससे रिलेटेड है? बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि प्रिंसिपल ऑफ फर्म से रिलेटेड है कि अदर फैक्ट्री से रिलेटेड है कि नथिंग, किसी से रिलेटेड नहीं? 5 का आंसर क्या होगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, ठीक है ना, द प्रिंसिपल ऑफ फर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग बताएंगे। 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ये लिखा है, यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव इज। ठीक है, मतलब जो हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको सही तरीके से, मतलब सर्वोत्तम ढंग से यूज किया जाएगा। बेस्ट यूटिलाइज कब होगा? ठीक है ना। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है बताइए? साइंस है, फिजिक्स है, आइडियल साइंस है या आर्ट है? ठीक है, क्या आंसर होगा? यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, जो भी आपके पास रिसोर्स है उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज किया जाए ताकि आपका जो डिजायर ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, साइंस है, फिजिक्स है, आइडियल साइंस है कि आर्ट है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा?
डी हो जाएगा, वेरी गुड, डी हो जाएगा। देखिए आर्ट एक ऐसा चीज है इसमें मतलब जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी काम को कम से कम समय में अच्छा कर देना आर्ट कहलाता है। अब देखिए जैसे आपके पास जितना भी रिसोर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब आप यूज तभी कर पाएंगे, ये क्या कहलाएगा, एक आर्ट कहलाता है, ठीक है, ये भी एक कला से कम नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 का आंसर बताइए क्या होगा। इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजन बिजनेस इकोनॉमिक्स फंक्शन एज, ठीक है, पूछा है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का क्या होता है। प्रॉपर डिसीजन बिजनेस इकोनॉमिक्स, एन आइडियल साइंस, फिजिक्स, ए साइंस, आर्ट। प्रॉपर डिसीजन अगर आपको लेना है बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये इसको क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए साइंस, ठीक है ना। ये एक साइंस है। साइंस का मतलब होता है, देखिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट जो आपका एक साइंस जो भी कोई चीज़ होता है मतलब इसमें हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होगा, कोई प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब हम लोग नियम सिद्धांत का पालन करते हैं, ठीक है। तो अगर उसका हम फॉलो करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट प्रोडक्शन एंड सेल्स। पूछ रहा है कि आर मेड ऑफ द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट, अगर हमको फोरकास्टिंग करना है मतलब भविष्य में कुछ पता लगाना, अनुमान लगाना है, ठीक है, किससे रिलेटेड, ऑफ बेस्ड ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे या फिर सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इसको मतलब ये क्या बनाया जाता है इसके लिए, अगर आपको कोई चीज़ की फोरकास्टिंग करनी है, ठीक है, कि कितना कॉस्ट है होने वाला है, कितना प्रोडक्शन होने वाला है, कितना सेल्स होने वाला है, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लान कहा जाएगा कि आइडियल कहा जाएगा, ठीक है, कि आपका डिवर्साइड्स कहा जाएगा कि बिल्डिंग्स कहा जाएगा, डाइवर्सिटी की बिल्डिंग होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आपका ए हो जाएगा, प्लान कहते हैं। प्लान का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, इसका मतलब होता है करने से पहले सोचना, एडवांस में सोचना, प्लान कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान डैश इज इसेंशियल बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स, कि जो हमारा योजना है, ठीक है, प्लान है, उसको जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें अगर हमको क्या कराना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको क्रियान्वयन करना है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, विभागों के लिए कोऑर्डिनेशन करना आवश्यक है, डिवीजन होगा कि हमारा एसिमिलेशन होगा कि हमारा मॉडर्नाइजेशन होगा, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, 9 का क्या होगा, बी हो जाएगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, सभी डिपार्टमेंट को अपना अपना काम डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बिजनेस इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ, बिजनेस इकोनॉमी जो है किसका ब्रांच होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स किसका ब्रांच है, मैनेजमेंट का है कि फाइनेंस का है कि इकोनॉमिक्स का है कि सोशोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे सभी लोग, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी। बिजनेस इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच होता है, एक पार्ट होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, ये बहुत ही मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ, बिजनेस इकोनॉमी मेनली किससे रिलेटेड, कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, इंडस्ट्री, फॉर्म, इकोनॉमी, नन ऑफ दीज, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, किससे, किस एक्टिविटी से बिजनेस इकोनॉमी रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, फर्म। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इसको आप एक दो बार जो है स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा पूरा कंप्लीट। हम लोग यूनिट 1 का इसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मतलब अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो उसके बाहर से कुछ आएगा नहीं, ठीक है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म, बोला कि द प्राइम मतलब मेन, प्राइम का मतलब क्या होता है, मेन, मुख्य, ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन करना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना, कि हमारा नन ऑफ दीज, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, 12 का हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर एक फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है,
प्राइम ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ फॉलोइंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इनमें से किसका ब्रांच है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का, कि साइंस का, कि आर्ट का, कि फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का आंसर क्या होगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आएंगे, फटाफट हम लोग बताएंगे आप लोग आंसर क्या होगा। पूछा है कि डिमांड इज दैट डिजायर ऑफ एक्वायरिंग ए प्रोडक्ट इन विच। डिमांड इज दैट डिजायर ऑफ एक्वायरिंग अ प्रोडक्ट इन विच। बोला है कि जो डिमांड होता है, मांग वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसे खरीदने हेतु क्या चाहिए। ठीक है ना, मतलब डिमांड एक ऐसा चीज है, डेफिनेशन एक तरीके से, ये डेफिनेशन जो है, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, मतलब आपको डिमांड किसी चीज का करना है, अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देयर आर रिसोर्सेज टू बाई, मतलब उसको खरीदने के लिए रिसोर्स होना चाहिए, उस देयर इज ए पेशेंस, मतलब आपके पास धैर्य होना चाहिए, कि देयर इज ए विलिंगनेस टू बाई, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, कि आपका देयर इज रेडनेस। ठीक है ना, रेडनेस का मतलब तैयारी होना चाहिए। तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर क्या होना चाहिए, 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देयर आर रिसोर्सेज टू बाई, आपके पास रिसोर्स होना चाहिए खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सी भी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, देयर इज द विलिंगनेस टू बाई, मतलब खरीदने की इच्छा होगी तभी आप जो है उसको खरीद सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आंसर क्या होगा, प्राइस डिमांड shows the quantities of goods that a consumer at various prices। प्राइस डिमांड shows the quantity, मतलब प्राइस डिमांड जो है क्या शो करता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट ए कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस। मतलब जो हमारा प्राइस डिमांड होता है वो वस्तु की उन मात्रा को बताती है, उस डिमांड को बताती है, क्वांटिटी को बताती है, जो एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पे जो उसको खरीदने के लिए क्या होता है, इज रेडी टू परचेज, खरीदने के लिए तैयार होता है, इज रेडी टू सेल, बेचने के लिए तैयार होता है, कि रीपरचेज होता है, कि रीसेल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा, रेडी टू परचेज। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, चलिए लग्जरियस गुड्स आर कॉल्ड, लग्जरी गुड्स को क्या बोला जाता है, लग्जरी गुड्स को क्या बोला जाता है, मीडियम कैटेगरी गुड्स, लो कैटेगरी गुड्स, सुपरवाइजर कैटेगरी गुड्स, गिफन और इंफीरियर गुड्स। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी हो जाएगा, सुपरवाइजर कैटेगरी, मतलब जो उत्तम श्रेणी की वस्तुएं होती हैं, जैसे आपको मर्सिडीज खरीदना, कोई कार है, BMW है, ठीक है ना, या फिर कोई आप डायमंड खरीद रहे हैं, हीरे की अंगूठी खरीद रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लग्जरी गुड्स है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप याद कर लीजिए इसका डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। क्या होता है, इलास्टिक होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, डिमांड इसका क्या होता है, इलास्टिक, मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड चेंज हो जाता है इसका। नेक्स्ट, एक गिफन गुड्स, गिफन गुड्स को हिंदी में हीन वस्तु कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा सा कम क्वालिटी वाले होते हैं, चीप क्वालिटी वाले होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिफन गुड्स इज वन हुज डिमांड इंक्रीजेस, एक गिफन गुड्स वह है जो डिमांड इंक्रीज होता है उसका, अदर थिंग रिमेन द सेम व्हेन, मतलब बोला है कि एक गिफन गुड्स वह है जिसकी डिमांड बढ़ती है अन्य चीजें समान रहने पर, मतलब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट होने पे, जब पहला इट्स प्राइस इंक्रीज, उसका प्राइस बढ़ेगा, उसके बाद कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, कि प्राइस ऑफ सुपरवाइजर सुपीरियर सब्स्टिट्यूट डिक्रीज इन नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा 17 का, 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है आपको एकदम सटीक और सही आंसर आपको यहाँ से पता चलना चाहिए। ठीक है, चलिए गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, अगर ऐसा कौन सा गुड्स है जिसको एक दूसरे के प्लेस पे यूज किया जा सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कॉफी, कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी एक प्रकार का कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है ना, मतलब कॉफी के नहीं है तो चाय से काम चल जाएगा, चाय नहीं तो कॉफी से काम चल जाएगा, ये एक प्रकार का रिलेटेड गुड्स है। रिलेटेड गुड्स आर टू टाइप्स, पहला क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूट होता है, दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक कमोडिटी का इसमें प्राइस होता है, दूसरे का क्या होता है, डिमांड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, when two goods fulfill when two goods fulfill joint objective then is in it is a case of, मतलब ऐसा कौन सा गुड्स है इसमें से
ठीक है, जब जिनका ज्वाइंट डिमांड होता है उसको क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ज्वाइंट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड की मिसलिनियस डिमांड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर क्या होगा? जिसका ज्वाइंट डिमांड होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल एक प्रकार का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बिजनेस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परंपरागत अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर अगर आप जानते हो तो बताइए, नहीं जानते हो तो याद कर लीजिएगा। 20 का आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट है, साइंस है, कि आर्ट एंड साइंस बोथ दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा भाई? बिजनेस इकोनॉमी जो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा। आर्ट भी है, बिजनेस इकोनॉमी इज आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है बिजनेस इकोनॉमी इज जनरली आर रिलेटेड टू एक्शन। बिजनेस इकोनॉमी जनरली किससे रिलेटेड होते हैं? कौन से एक्शन से रिलेटेड होते हैं? ठीक है, तो फर्म, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, नन ऑफ दीज। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का क्या होगा? तो 22 का हो जाएगा ए, फर्म, ठीक है ना। बिजनेस इकोनॉमी जनरली जो है फर्म से रिलेटेड होता है। चलिए 23 पूछ रहा बिजनेस इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ। बिजनेस इकोनॉमिक्स इसका ब्रांच, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। बिजनेस इकोनॉमी जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स का ब्रांच होता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रांच होता है उसका, मतलब उसके एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, ठीक है ना। चलिए 24 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज। फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि नन ऑफ द अबव। ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा बताइए? 24 का आंसर क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है, लाभ अधिकतम करना होता है, ठीक है ना। 24 का सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे क्या होगा? 25 का आंसर बताइए। 25 बिजनेस इकोनॉमिक्स बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस is the study of conduct of firm, is the study of conduct of firm. This definition is given by। डेफिनेशन क्या है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोथ द थ्योरी ऑफ, मतलब जो बिजनेस इकोनॉमी जो थ्योरी होता है और उसका जो प्रैक्टिस होता है, दोनों में फर्मों का जो आचरण होता है, जिसको कहते हैं बिहेवियर, ठीक है, उस बिहेवियर का जो है उसका अध्ययन, स्टडी है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा किसने दिया है? ये परिभाषा, ये डेफिनेशन किसने दिया है बताइए? 25। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद करना होगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। वेट्स एंड पार्किंसन ने दिया है, पार्किंसन ने दिया है, ठीक है। 26 का आंसर बताएंगे क्या होगा? 26 द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। सिंपल क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का जो स्लोप कैसा होता है? तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब निगेटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से रीजन से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूछ सकता है कि किस रीजन से डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आप याद कर लेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 27 गुड्स और लो क्वालिटी आर दोज गुड्स हुज। बोला है कि जो लो क्वालिटी वाले गुड्स होते हैं, घटिया जो लो कैटेगरी के हैं, वो गुड्स हैं जिनका पहला डिमांड इंक्रीज इनकम, जिनका डिमांड इंक्रीज हो जाता है इनकम बढ़ने से। बी, जिनका डिमांड इंक्रीज हो जाता है इनकम के डिक्रीज होने से। बोथ सी है बोथ ए एंड बी। डी है आपका डिमांड इज नॉट अफेक्टेड चेंज इन इनकम। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर क्या होगा? 27 का सी हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। मतलब कंज्यूमर का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इनकम के इंक्रीज होने से, और कंज्यूमर का मतलब डिमांड आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इनकम के डिक्रीज होने से। तो यहाँ पर 27 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो 27 का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार आप ध्यान देंगे, ठीक है। पूछा है गिवन गुड्स जो लो क्वालिटी, जिसको हम इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब डिमांड क्या होगा, ठीक है, जिनका डिमांड इंक्रीज हो जाता है कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज होने से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, एक नॉर्मल गुड्स होता है, एक आपका गिवन गुड्स होता है, ठीक है ना, गिवन गुड्स होता है। तो नॉर्मल गुड्स जैसे कि आपका फुल क्रीम मिल्क जो है, आपका एक प्रकार का क्या है, फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क जो है आपका एक प्रकार का गिफ्ट मतलब नॉर्मल गुड्स है। और गिफन गुड्स का मतलब एग्जांपल टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क जो थोड़ा सा चीप क्वालिटी का आता है, सस्ता आता है। तो कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ता है तो क्या वो टोन्ड मिल्क का डिमांड बढ़ाएगा, नहीं ना, वो घटा देगा। वो कौन घटिया खाना चाहेगा, लोग फुल क्रीम मिल्क खाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी तो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं पर्टिकुलर पूछा है इनकम पे बढ़ने पे क्या होगा, इनकम के घटने पे क्या होगा। इस यहाँ से ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगर किसी को डाउट होगा तो यहाँ से आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच गुड्स आर डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप। मतलब इनमें से कौन सा गुड्स है जिसका डिमांड कर्व जो होता है लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब बाएं से दाएं, नीचे की ओर और ऊपर की ओर होता है, मतलब बॉटम टू टॉप होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गिफन गुड्स, ये आपका डिसजॉइंटेड गुड्स, जिसको असंबद्ध गुड्स बोलते हैं। 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, मतलब इस तरीके का जो आपका डिमांड कर्व बनेगा इसका, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आपका सब्स्टिट्यूट गुड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाई, डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाई, ठीक है। बोला कि डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगा, किसके कारण डिक्रीज होगा। पहला, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस के इंक्रीज होने पे। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम बढ़ने पर। कि फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस घटने पर। कि डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम घटने पर। तो 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज होने से। अब भाई कंज्यूमर का इनकम घटेगा तो उसके पास पैसा कम होगा, वो कम सामान खरीदेगा, इस वजह से वहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम, जो डिमांड और इनकम के बीच में रिलेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि क्वालिटेटिव होता है कि आपका अपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है। कि भाई इनकम बढ़ेगा, इनकम को हम लोग वाई सी डी नोट करते हैं, इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, मतलब पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, और इनकम घटेगा तो डिमांड भी आपका घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ऑन विच गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई, इनमें से कौन सा गुड्स है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। कॉमन गुड्स, गिफन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, प्रेस्टीज आर्टिकल। प्रेस्टीज आर्टिकल में आपके आएंगे जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, लग्जरी चीजें आएंगी। ये आपका अनयूजुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब बताइए 31 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31, 31 का ए हो जाएगा, कॉमन गुड्स, ठीक है। इस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होता, सब इसका एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ये जो तीनों दिख रहा है ना आपको, ये तीनों जो है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है, ठीक है। चलिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि बाई गिफन पैराडॉक्स वी मीन, मतलब गिफन का विरोधाभास जो है उसे क्या मतलब है, गिफन पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, इसका आप आंसर याद कर लीजिएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप ऑफ द डिमांड करो। डिमांड करो कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है, मतलब
लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा आप। चलिए, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ेगा। 33, द रीजन फॉर द इंक्रीज इन डिमांड इज, क्या रीजन है डिमांड के इंक्रीज होने का, डिमांड के इंक्रीज होने का इनमें से कौन सा रीजन है? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड जो है घट जाए। इंक्रीज इन कंज्यूमर एट द इनकम गुड्स, कंज्यूमर का इनकम जो है इनकम इंक्रीज हो जाए। फिर उसके बाद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस बढ़ जाए कि अलब द अबव। 33 का आंसर क्या होगा? तो 33 का डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन द एग्जाम्पल ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स, ठीक है, इनमें से बताइए, एक पेयर बताइए कौन सा है इसमें से रिप्लेसमेंट गुड्स का, मतलब प्रतिस्थापन वस्तु का, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? सही, कार पेट्रोल, कॉफी एंड मिल्क, लिम्का एंड पेप्सी के ऑल ऑफ दिस। 34 का आंसर बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सी हो जाएगा, लिम्का एंड पेप्सी, जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। कार पेट्रोल एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, और कॉफी एंड मिल्क तो आपका होगा नहीं, ठीक है। लिम्का एंड पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। चलिए, 35, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? टोटल यूटिलिटी माइनस एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी इन द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल यूटिलिटी प्लस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टोटल यूटिलिटी प्लस एवरेज यूटिलिटी। सही है। 35 का आंसर क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब पूछ रहा है, डेफिनेशन फार्मूला पूछा है। 35 का हो जाएगा आपका बी, इसका सही आंसर है, ठीक है ना। इंक्रीज, जिसे देखिए एमयू का फार्मूला होता है, एमयू का फार्मूला होता है सिग्मा टी यू, ठीक है ना। क्या होता है? सिग्मा टी यू, मतलब जितना, मतलब एडिशन चेंज करते जाएंगे, 1 2 3, जितना भी यूनिट चेंज करते जाएंगे, आगे इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो उसे टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वही मेरा क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, मार्जिनल यूटिलिटी डेप्रिसिएशन लॉ डज नॉट अप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इनमें से किस पे अप्लाई नहीं होता है? ड्रंकर्ड पे, मतलब शराबी आदमी पे, माइजरमैन, जिसको कंजूस आदमी बोलते हैं, रेयर स्टैम्प एंड कलेक्टर, जो मतलब रेयर कमोडिटी होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। 36 का आंसर क्या होगा? तो 36 का डी हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि लगातार अगर वन और मोर यूनिट का कंजप्शन अगर कंज्यूमर करता जाता है, तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन वो क्या होता है? घटता जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो 36 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ, क्वेश्चन का पहला लॉ कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन का पहला लॉ है आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग लॉ, इसका दूसरा नाम जो अभी मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन का पहला लॉ है। और इसी समय आप याद कर लीजिए, गोसेन का जो दूसरा लॉ होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है? गोसेन का सेकंड लॉ है, ठीक है ना, याद कर लेना। चलिए, 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट बिकॉज, ठीक है, कि जो है आपका घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो तब अप्लाई होगा, ऑपरेट होगा, जब डिफरेंशिएट गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जब जो है डिफरेंट गुड्स का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, वेरियस थिंग आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो, कि ऑल ऑफ द आर पॉसिबल, ऑल ऑफ दिस पॉसिबल, कि सभी पॉसिबल हों, तब कब जो है अप्लाई होगा, कब लागू होगा? 38 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वेरियस थिंग आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। चलिए, 39 का आंसर बताएंगे, मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसमें से कौन सा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसमें से कौन सा फार्मूला होता है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, प्रोपोर्शनल चेंज इन यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड होगा, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन यहाँ पर प्राइस होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर बी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इन इलास्टिक। डिमांड फॉर कमोडिटी का डिमांड जो है इन इलास्टिक होता है, हो जाएगा कब, ए लार्ज पार्ट ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन दिस आर्टिकल, the object can be used of the different purpose, the consumption of the that goods can be postponed for future, the person get into the habit of the consuming them it that them ये आइटम। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, 40 का आंसर बताएंगे, 40 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्या क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर यूजुअली गुड्स एंड कन्वेंशनल नेसेसिटीज, कि जो हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक वस्तुएं हैं उसका डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक होता है कि इलास्टिक होता है कि हाईली इलास्टिक होता है कि कम्प्लीटली इन इलास्टिक होता है या परफेक्टली इलास्टिक होता है, बताइए। 41 का आंसर क्या होगा, 41 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इन इलास्टिक होगा, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, जो इसेंशियल होते हैं, नेसेसिटीज होते हैं, जिसके डिमांड को हम टाल नहीं सकते, ठीक है, प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए उसका डिमांड में चेंज नहीं होगा, उसका डिमांड क्या होगा, ठीक है, इन इलास्टिक होगा, ठीक है ना। इसका डिमांड कर कैसा बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, पूछ रहा है कि इफ द कमोडिटी इज सच दैट डिमांड इज इलास्टिक, मतलब ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसका डिमांड जो है इलास्टिक होता है, ठीक है, देन द रेलवे फेयर्स फॉर द आर्टिकल, मतलब रेलवे उस वस्तु के भाड़े का दर क्या करेगा, मतलब उस कमोडिटी का जो है आर्टिकल का प्राइस क्या करेगा। अगर किसी कमोडिटी का डिमांड अगर इलास्टिक है तो विल सेट हाइयर, वो डिसाइड लेस, विल रिमेन अनअफेक्टेड कि विल मॉडरेट, वो ज़्यादा डिसाइड करेगा कि कम डिसाइड करेगा कि कुछ नहीं डिसाइड करेगा, कांस्टेंट रखेगा कि मॉडरेट होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, विल डिसाइड लेस। 43, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है, उसका डिमांड कर्व कैसा बनता है, ठीक है। एक मांग वक्र के विभिन्न वस्तुओं की मांग की लोच क्या होगी, सेम होगा कि डिफरेंट होगा, कि व्हाट विल हैपन डिपेंड्स ऑन हिज स्लोप, मतलब वो उसके स्लोप पर डिपेंड करेगा, इन नन ऑफ दिस क्या होगा। 43 का आंसर बताइए, 43 का आंसर क्या होगा, 43 का बी हो जाएगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। चलिए सबका अलग अलग बनता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पढ़िए और जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 44 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 44, देखिए पहला क्या है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी हुज डिमांड इज इन इलास्टिक कैन बी केप्ट हाई, सही बात है, ठीक है, मतलब जिसका डिमांड जो होता है इन इलास्टिक होता है, जिसका कीमत जो है प्राइस कितना भी ऊंचा रखा जा सकता है, ठीक है, जो इसेंशियल होता है, जानबूझकर खरीदेंगे ही खरीदेंगे, अब जैसे दवा है, मेडिसिन है, उसका प्राइस कितना भी बढ़ा दें उसका लोग डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो ये बात तो सही है। लेकिन ये बोल रहा है द प्राइस ऑफ कमोडिटी हुज डिमांड कर इलास्टिक केप्ट हाई, ये गलत है। द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इज द हाईली इलास्टिक डिमांड इज कॉन्स्टेंट भी हाई, ये भी नहीं सही है, ठीक है, और कंसीडर विद हाई है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो लिमिट होता है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लिमिट इसमें से कौन कौन सा है, ठीक है, तो 45 का आंसर क्या होगा, 45 का आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, 0 टू इनफाइनाइट। चलिए 46, इफ द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस इसकी बात कर रहा है कि प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए और डिमांड में कोई चेंज ना हो, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा बताइए, इसको क्या बोलेंगे, ईडी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, ईडी इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 46 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47,
चलिए बताइए, द हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जो बनेगा, ईडी इक्वल टू ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। मतलब प्राइस में कोई चेंज ना हो और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तो उस कमोडिटी का डिमांड क्या होता है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। 47 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48, व्हेन द हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हॉरिजॉन्टल हो, जब हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो, तो गुड्स आर, वो गुड्स क्या कहलाएगा, म्यूचुअली अनरिलेटेड होंगे कि म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट होंगे कि म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ऑल ऑफ दीज। 48 का आंसर क्या होगा, तो 48 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, म्यूचुअली अनरिलेटेड, ठीक है। चलिए 49, इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है, इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा फॉल्स है, ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है। पहला लाइन बोल रहा है 49 का आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, चारों ऑप्शन को रीड करिए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए 49 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए पहला है, द हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से परफेक्ट आपका पॉजिटिव होता है गुड्स का, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सही बात है। द हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अनरिलेटेड गुड्स इज जीरो, ये भी सही है। द हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव, सही है, नेगेटिव होता है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर, क्योंकि ये क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी, क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ग्रेटर देन, मतलब डिमांड में आपका परसेंटेज चेंज, मतलब आपका डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा है प्राइस के चेंज होने से, उसकी डिमांड क्या होगा उस कमोडिटी का, इन इलास्टिक होगा कि इलास्टिक होगा कि परफेक्टली इलास्टिक होगा कि प्रोपोर्शनल होगा। 50 का आंसर क्या होगा, 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है ना। हाईली इलास्टिक भी इसी को बोलते हैं, इलास्टिक यानी हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, हाईली इलास्टिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, if a fall in price if a fall in the price reduces the total expenditure of the consumer of the goods, ठीक है, इट इज द इंडिकेशन दैट, बोला है कि यदि प्राइस घटने पे कंज्यूमर उस गुड्स पे टोटल एक्सपेंडिचर घट जाता है उस गुड्स का, तो ये किसका जो है इंडिकेशन है, कि किसका संकेत है। इट इज ए सबऑर्डिनेट प्रोडक्ट, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब वो क्या है, आपका घटिया वस्तु है, कि इट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन द यूनिट, मतलब उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो एक से कम है, कि लैक ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट है, कंज्यूमर इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं लेता उसमें, कि प्रोड्यूसर गेट सेविंग फ्रॉम द मास प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन क्या होता है कि ज़्यादा जो है पैमाने पर प्रोडक्शन को बेच करके फायदा कमाता है। 51 का आंसर क्या होगा, 51 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट रेफर्स टू, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट रेफर्स टू, डिमांड फॉर प्रोडक्ट किससे रिलेटेड होता है, वेरियस क्वांटिटीज दैट आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर, वेरियस अमाउंट ऑफ डिजायर बाय कंज्यूमर, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड ड्यूरिंग द गिवन प्राइस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम, की टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड एट द पर्टिकुलर प्राइस एंड द मार्केट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बताइए क्या होगा, डिमांड फॉर प्रोडक्ट किसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एक तरीके से डिमांड का डेफिनेशन पूछ रहा है। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का आपका डी इसका सही आंसर है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गिवन प्राइस पे कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी का डिमांड करता है तो। चलिए 53, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांडेड, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द सेंसिटिविटी, ठीक है, द सेंसिटिविटी ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम ऑफ वन प्रोडक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, कि मतलब एक प्रोडक्ट का जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, उसका जो कंजप्शन है वो उसमें चेंज होता है,
ठीक है, उसके प्राइस में चेंज आने से, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री इलास्टिसिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा? कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स इफ डिमांड ऑफ द गुड्स रिड्यूसेस 4% ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ 20%। ठीक है, बोला है कि आप जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करिए कि अगर किसी गुड्स का डिमांड जो है 4% से घट गया है, ठीक है, तो और उसका जो है प्राइस जो है 20% से बढ़ गया है, तो इसका डिमांड मतलब वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? 55 का आंसर क्या होगा? तो 55 का आंसर देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो आपका परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपका ईडी इक्वल्स टू प्राइस, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रख दीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना दिया है? 4%। ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है? 20%। ठीक है ना, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -0.20 आएगा। ठीक है ना, 0.20 माइनस में नहीं आएगा, 0.20 आएगा। तो ऑप्शन 55 का आपका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 56, द इक्वेशन विच इज द फॉर्म विच द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड, कि इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो सप्लाई के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसके उपयोग से बनता है, उसके यूज से बनता है? डिमांड फंक्शन है कि सप्लाई है फंक्शन है कि सप्लाई है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है? 56 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है ना, सप्लाई फंक्शन इसका आंसर होगा। चलिए देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हार्ड आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं अगर इसको आप मन से सॉल्व कर लेते तो इसके बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, ध्यान से आप बैठ के इस क्वेश्चन को 1-2 बार वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगा। 57, चलिए क्या क्वेश्चन बोला है? द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। देखिए डिमांड कर्व का स्लोप कैसा बनता है भाई? डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा बनता है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो निगेटिव बनता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, देख लीजिए आप। ठीक है, इस तरीके का होगा। चलिए 58 का आंसर बताइए। इकोनॉमिक्स इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ। इकोनॉमिक्स जो है किसके प्रभाव से मुक्त होता है, किसके इन्फ्लुएंस से फ्री फ्रॉम होता है? पॉलिटिकल साइंस से कि टेक्नोलॉजी से कि बोथ दोनों से कि नन ऑफ दीज? 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी से एकदम मुक्त होता है, कोई इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। देखिए ये जो है आपका इकोनॉमिक्स जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, ए होगा। पॉलिटिकल साइंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसे फ्री फ्रॉम होता है। चलिए 59 बताइए। हु इज कॉल्ड ए मॉडर्न मनु? ठीक है, इसमें से किसको जो है आधुनिक मनु किसे कहा गया है? मॉडर्न मनु। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना, चलिए डॉक्टर लोहिया का जन्म कब हुआ बताइए? लोहिया वाज बॉर्न इन। ये सब क्वेश्चन आपको याद, आप देखिए आपको इतना तो याद होगा नहीं, गांधी जी का आपको याद होगा लेकिन राम मनोहर लोहिया का आपको याद नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1910 में हुआ था। ठीक है ना, चलिए गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है 61। डेफिनेशन, एक डेफिनेशन दिया गया है इन कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स फॉर एनालिसिस ऑफ बिजनेस सिचुएशंस इकोनॉमिक थॉट प्रोसीजर इज यूज इज गिवन इन द फॉलोइंग। इसमें से किसने इसको दिया है? ठीक है, हिंदी में वाणिज्यिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक स्थितियों के विश्लेषण के लिए आर्थिक विचार प्रक्रिया का उपयोग निम्न से किसके द्वारा दिया गया है? ये डेफिनेशन आपको पढ़ते हुए आपको नाम याद रखना पड़ेगा। 61 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा? ए। मैकनायर और मरियम ने दिया है। ठीक है ना, मैकनायर और मरियम ने।
62। कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स इज डिस्क्राइब एज, कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स इनमें से क्या डिस्क्राइब करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ए फर्म, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, कि नन ऑफ दिस। 62 का आंसर क्या होगा? 62 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस में से कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। हु हैज एडवोकेटेड द यूनिफिकेशन ऑफ द कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स विथ कॉमर्शियल नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, ठीक है। ये बोला गया है कि अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत जो है, व्यवसायिक प्रकृति के साथ वाणिज्यिक अर्थशास्त्र की एक एकीकरण का वकालत किसने की है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? 63 का आपका आंसर क्या होगा? 63 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। 63 का ए। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको याद भी करने होंगे, कई चीजें आपके लिए नई होंगी, ठीक है। आपने क्लास, अगर आपके कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपके माइक्रो और मैक्रो ही आप पढ़ के आए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके बाहर से, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि सिर्फ बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। 64, द डिमांड कंपेरिजेस, ठीक है। डिमांड किसे मतलब डिमांड में क्या जो है शामिल होता है, क्या इंक्लूड होता है, बताएंगे? इफेक्टिव डिजायर फॉर कमोडिटी, मीन्स ऑफ फुलफिल द डिजायर, रेडीनेस बाय द कमोडिटी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए 64 का आंसर क्या होगा? 64 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। कंज्यूमर रेडी टू कंज्यूम भी होना चाहिए, उसका जो है डिजायर भी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, उसका डिजायर भी फुलफिल होना चाहिए, और इफेक्टिव जो है होना चाहिए उसका डिजायर, ठीक है। चलिए 65 का आंसर बताइए। बैट बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ, बैट बॉल किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन को पूछने का, लेकिन आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रियल लाइफ से भी एग्जाम्पल देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं। 65 का आंसर क्या होगा? बैट बॉल किसका एग्जाम्पल है? 65 का हो जाएगा ए, ज्वाइंट डिमांड। भाई देखिए बिना क्या बैट लेके क्या करोगे भाई, बॉल तो होना चाहिए ना खेलने के लिए, ज्वाइंट डिमांड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको बताए थे, परसेंटेज या प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या परसेंटेज चेंज इन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 66 का बी हो जाएगा, फॉर्मूला है। 67, चलिए बताइए। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज साइंटिफिकली डिफाइंड बाय, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को साइंटिफिकली किसने डिफाइन किया है? तो आपको ये बात याद होना चाहिए, ठीक है, कि इसको जो है आपके रॉबर्ट टिफिन ने जो है डिफाइन किया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 68 लिखा है कि गिवन लार्ज प्रोपोर्शनेट फिल इन द प्राइस इज फॉलोड बाय ए स्मॉलर प्रोपोर्शन इंक्रीज इन डिमांड, इज द डिमांड इज सेड टू बी, क्या होगा? ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के समझा देता हूँ कि अगर प्राइस में बड़ी ज़्यादा जो है चेंज होने के बाद डिमांड बहुत चेंज होता है, मतलब प्राइस में जो है बहुत छोटा सा चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो इस कमोडिटी की डिमांड को क्या कहा जाता है? रिलेटिवली इलास्टिक होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा, कि परफेक्टली इलास्टिक होगा, कि रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा? 68 का आंसर क्या होगा बताएंगे? तो 68 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है ना। मतलब प्राइस ज़्यादा चेंज होगा, आपका डिमांड, आपका मतलब प्राइस कम चेंज, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए 69, हु वाज कौटिल्य, कौटिल्य कौन थे भाई? अब अपने देश के इकोनॉमिक्स के बारे में आप नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे? कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य कौन थे? 69 का क्या होगा? 69 का आपका सी हो जाएगा, दोनों थे, अर्थशास्त्र के ऑथर भी थे ये, और आपको पता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे बड़े ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, कौटिल्य डिवाइडेड इनकम फ्रॉम टैक्सेस इनटू दैट काइंड्स, ठीक है, जो कौटिल्य ने टैक्स को होने वाला जो इनकम है, टैक्स से होने वाला जो इनकम है, उसको कितने पार्ट में बांटा है? 3, 4, 5, 7। देखिए पहले इसका आंसर आपको बताते हैं। 17 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा? ये 3 पार्ट में बांटा है। अगर देखिए जितना भी क्वेश्चन है, अगर आपको इसका स्टडी करना है, मात्र एकदम कम से कम प्राइस में आपको जो है कोर्स रखा गया है आपको 499, ठीक है ना, 499 रुपए में आप कॉमर्स नेशन ऐप डाउनलोड करिए, कॉमर्स नेशन प्रो, ठीक है ना, कॉमर्स नेशन प्रो आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको जो है 499 रुपए में सेमेस्टर एग्जाम के, ठीक है, सभी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, मतलब फर्स्ट लेकर 6 सेमेस्टर तो आपके जो है कोर्स वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे आपको कम से कम, मतलब इसका कंप्लीट पूरा वीडियो बनाया गया एकदम फुल HD क्वालिटी में, आपको नोट्स मतलब पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप स्टडी भी कर सकते हैं। चलिए 71,
हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, किसको जो है सर्वेंट इंडियन सोसाइटी कहा गया है, ये किसने खोजा है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, ठीक है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना किसने की, किसको किसने खोजा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 71 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त ने किया था, ठीक है। चलिए 72 बताना कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है ना, ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट में से सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहली बात 72 में क्या पूछ रहा है कि गोखले वाज एडवोकेटेड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सही बात है। गोखले सजेस्टेड द सर्टेन रिफॉर्म द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये भी सही बात है। विथ रिगार्ड टू द इंडियन बजट गोखले वाज द व्यू ऑफ दैट द शुड बी द पास इन देम, तो ये क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी इसका करेक्ट आंसर, 72 का डी इसका सही आंसर है। 73 गडगिल बुक, देखिए गडगिल फॉर्मूला एक बहुत ज्यादा हाईलाइट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। गडगिल बुक जो है वार एंड इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी थ्रोन लाइट ऑन द क्रिएटेड ड्यूरिंग द वार पीरियड 1939 टू 43, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो गडगिल का जो बुक है वार एंड इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि 1939 से 43 के बीच जो है, जो आपके बुद्ध काल में के दौरान बनाए गए हैं, ठीक है, जो आपका वार पीरियड, सॉरी युद्ध काल होगा, यहाँ पे हिंदी वाले सही कर लेंगे, युद्ध काल, ठीक है ना, बनाए गए, तो वो किस पे प्रकाश डालती है, मतलब किस पे डिपेंड करती है वो, डिफ्लेशन पे कि स्टैग्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन पे कि लो प्राइस पे। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 73 का आपका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, इन्फ्लेशन, महंगाई। चलिए ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। 74 द पुअरर द कंट्री, ये सब देखिए स्टेटमेंट जो लिखा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। द पुअरर द कंट्री द ग्रेटर इज द इनइक्वालिटी विद इन इट, हु सेड, ये किसने बोला, पूछ रहे हैं कि देश जितना गरीब होगा उसके भीतर असमानता उतने ज्यादा अनइक्वलिटी, मतलब गरीब अमीर का उतना ज्यादा फर्क रहेगा, ये किसने कहा था, ये बात किसने कहा था। 74 का आंसर क्या होगा, तो आपको बता देते ये बात जो है आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, ठीक है ना। चलिए 75 इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से सही स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताइए कौन सा है, सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द नेशनल आइडियोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तीसरा मतलब आइडियोलॉजी है, नेशनल आइडियोलॉजी है, बताइए। फिर दूसरा बोल रहा है कि फॉर JL नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू उनका पूरा नाम है, इंडस्ट्री नॉट एग्रीकल्चर वाज द लेबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा है इंडियन मस्ट बी इंडस्ट्रियलाइज्ड ए रैपिडली एज पॉसिबल। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 75 का डी इसका सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डी करेक्ट कर सकते हैं, 90% चांसेस है सही होने के, अगर आपको नहीं आता तब। 76 देखिए कोई माइनस मार्किंग होने वाला नहीं है, तो आप जितना भी क्वेश्चन 75 जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 76 का बताइए कि क्या होगा। 76 बोला है कि अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन ऑन इकोनॉमिक थॉट इन्वॉल्व, अम्बेडकर का जो इकोनॉमिक विचार था, कंट्रीब्यूशन था, उसमें क्या क्या मतलब थॉट इन्वॉल्व है इसमें, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व, पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, फिर उसके बाद जो है स्ट्रेटजी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दीज। 76 का आंसर क्या होगा, 76 का भी डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज वाले हैं लगभग 90% के सही चांसेस हैं सही होने के, ठीक है। चलिए 77 इकोनॉमिक रेफरेंसेस आर ड्रॉन इन इंडक्टिव मेथड, ठीक है, इकोनॉमिक रेफरेंस आर ड्रॉन इन द डिडक्टिव मेथड, बोला कि इसमें से निगमनात्मक विधि के द्वारा तैयार किए गए साथ संबंध में क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको याद करना होगा। 77 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए 78 हु एम्बेरसेस द कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड एंड टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, उसमें जो अनलिमिटेड वांट है लोगों की, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है, मतलब ह्यूमन वांट क्या है, अनलिमिटेड है,
ये बातें किसने बोली थी? एडम स्मिथ, पेगू, रॉबिन्सन, मार्शल। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रॉबिन्सन ने कहा था, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 79, व्हाट ऑट टू बी इज रिलेटेड टू। देखिए ये क्वेश्चन बोला है व्हाट ऑट टू, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये किससे रिलेटेड? देखिए क्लास 11th के पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो 79 का आंसर क्या होगा? व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, ये सॉल्यूशन बताता है, ठीक है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ऑर्डर ऑफ एनालिसिस इन इंडक्टिव मेथड इज, ठीक है। इंडक्टिव मेथड क्या है, इसमें से कौन सा ऑर्डर है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टू व्हाट? पर्टिकुलर टू जनरल। 81, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज, इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है क्योंकि इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट, इसमें फैक्ट का जो है सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है। इज द इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक्स लॉ कॉजेस एंड इफेक्ट बोथ, कि बोथ ऑफ द बोथ ए एंड बी। तो 81 का क्या हो जाएगा? 81 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 81 का यहाँ पर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोनों आंसर सही है। 82, which one is not an element under scope of business economics, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप का, ठीक है। इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, बताइए। 82 का आंसर क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमी। चलिए 83, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं कैसी बात है कि बोला है कि द फीचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एक्सेप्ट, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक का फीचर है, इसमें से किसको छोड़ करके कौन सा है? तो आपको जो ऑड छाटना, जो अलग है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। सॉरी 83 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए इसका करेक्ट आंसर है, मैक्रो नेचर। चलिए 84, इन बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आर एग्जामिन्ड फ्रॉम विथ डैश पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो आपका व्यावसायिक इकोनॉमिक अर्थशास्त्र होता है, इसमें समस्याओं की जांच के लिए दृष्टिकोण द्वारा जारी किया जाता है, क्या होगा? ठीक है 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आपका बी हो जाएगा, सोशल, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोशल। नेक्स्ट 85, क्वेश्चन नंबर 85 बताएंगे, विच इकोनॉमिक्स इज द रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ है। इकोनॉमिक्स का भी फादर ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी यही फादर है, ठीक है ना। चलिए 86, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट फॉलोड व्हेन, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता जब, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा बी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नीड, जब हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए 87, बोला कि लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में इनवर्स रिलेशन बताता है? तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में बताता है, ठीक है। 88, डिमांड फॉर विच काइंड ऑफ गुड्स विल नॉट राइज इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन प्राइस, मतलब प्राइस में कमी होने पर किसी भी मतलब डिमांड जो है नहीं बढ़ेगा, तो ये कौन सा प्रकार का गुड्स होगा? ये कौन सा टाइप्स का गुड्स है? मतलब प्राइस चेंज होने पर डिमांड नहीं चेंज हो रहा है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, ठीक है ना, गिफ्ट एंड गुड्स, ठीक। चलिए सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेसेसिटीज गुड्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? नेसेसिटीज गुड्स, मतलब जो इसेंशियल है, प्राइस कितना बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिमांड चेंज नहीं होगा। 89, स्टडी ऑफ डिमांड ओवर टू पीरियड इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ डिमांड ओवर टू पीरियड इज कॉल्ड, मतलब दो अवधि में मांग के अध्ययन को क्या कहा जाता है अगर हम दो पीरियड में इसकी स्टडी करते हैं तो, ठीक है। तो 89 का आंसर क्या होगा? तो 89 का बी हो जाएगा, कंपेरेटिवली स्टैटिक, मतलब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। 19, क्वेश्चन नंबर 90, लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज गिवन बाय, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे जो है बेस होता है, ये किसने बोला था? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल। ये बात किसने बोला? मार्शल ने कहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, चलिए 91 का जवाब आप लोग देंगे। 91 का आंसर क्या होगा? 91, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ
टोटल यूटिलिटी द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट। कुछ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दिया है? ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ जाओ या एक जगह लिख लो, किसी भी तरीके से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। डेफिनेशन देखते हुए आपको पता चल जाना चाहिए ये किसने दिया है। ठीक है, तो 91 का क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोफेसर एएल मायर्स ने दिया है। चलिए 92, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बताइए एजम्पशन क्या है, इसमें से कौन सा एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? कंजप्शन ऑफ सुटेबल क्वांटिटी, कंजप्शन ऑफ सुटेबल टाइम, यूनिफॉर्म यूनिट, ऑल ऑफ द एबव। 92 का आंसर क्या होगा? 92 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव। जिस भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव आप उसको टिक कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 90% के चांसेस होते हैं सही होने का अगर आपको नहीं आ रहा उस क्वेश्चन तब। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कौन सा इंपॉर्टेंस है, ये आपको इंपॉर्टेंस बताना है इसमें से। ए बेस्ड ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी पे बेस्ड होता है। ए बेस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका जो है डाइवर्सिटी मतलब विविधता पर जो है उत्पादन के आधार पर होता है। कि ए एंड बी दोनों का, कि नन ऑफ द अबव होगा। 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आपका सी हो जाएगा, दोनों इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 94, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट होल्ड ट्रू इन विच ऑफ दिस केस। ठीक है ना, विच ऑफ द केस, ये केस मतलब बोला कि जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है या नियम का मतलब किस मामले में मान्य नहीं है, किस मामले में आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो 94 का आपका क्या आंसर होगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, रेट कलेक्शन। ठीक, चलिए 95, बोला कि कंप्यूट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज। देखिए बोला कि आप इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करिए कि अगर आपका डिमांड जो है 5% से बढ़ता है और इनकम आपका 5% से बढ़ता है तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो। तो आपको फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है? 5% डिवाइड बाई आपका इनकम कितना चेंज हो रहा है? 5%। 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 1/5 होना चाहिए था। ठीक है ना, 1 आएगा यहाँ पर, मतलब सभी कट जाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है ना, ये बोला है कि कंप्यूट इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इंक्रीज 5% और इनकम 5%। ठीक है, तो इसमें इन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे तो 1 होना चाहिए था, आंसर क्या होगा? 1 होगा आपका। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, $96, व्हाट आर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनमें से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कौन सा लिमिट है? ठीक है, मतलब इसका कौन सा नुकसान है या सीमा कह सकते हैं, कौन सा है बताइए। 96 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए लिमिट मतलब इसका नुकसान नहीं कह सकते, कहाँ तक मतलब कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट किया जाता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। या तो 1 से कम होगा, या 1 से ज़्यादा होगा, या 1 के इक्वल होगा, या इनफाइनाइट होगा, या 0 होगा। ठीक है ना, चलिए 97, which among the following is the cross elasticity of demand between cost and weight। कि बोला है कि इनमें से कौन सा कॉस्ट और वेट के बीच में क्रॉस मतलब इलास्टिक डिमांड है। क्या होगा? 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि यूनिटरी होगा। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है ना, याद कर लीजिए। 98 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। में से कौन सा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, ये आप बताएंगे। 98 का क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन भी है आपका। ठीक है, डिप्रेशन है, सॉरी डिप्रेशन है। ठीक है, तो इसको मंदी कहा जाता है। गिफेन पैराडॉक्स है, उसके बाद डिमोस्ट्रेशन इफेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99, 100 क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है। डिमांड करो सोज द रिलेशनशिप बिटवीन। डिमांड करो किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? डिमांड करो किसके किसके बीच में रिलेशन? तो आपका प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100,
100 क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्राइस ऑफ द गुड्स इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इनमें से कौन सा डिमांड है, मतलब गुड्स का डिमांड है जिसका डिमांड पूरी तरीके से क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो इसमें क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, 100 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसका डिमांड कर कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए 101, अब देखिए 101 है आपका क्वेश्चन क्या है इसका, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, अगर आपका क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव हो तो गुड्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि सब्स्टिट्यूट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा कि नन ऑफ दीज। तो 101 का क्या होगा, 101 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, डायरेक्ट इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 102 का बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, द व्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोपाउंडेड बाई, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने प्रोपाउंड किया, किसने खोजा, ये किसने दिया है, तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मार्शल ने दिया है। ठीक है ना, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, बोला कि इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इन कॉल्ड, मतलब दो पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी बताई जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा। 103 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट के 3 मेथड होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, एक आपका परसेंटेज मेथड होता है, एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है, एक आपका पॉइंट मेथड होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए 104 में क्या पूछा है, फॉर्मूला से क्वेश्चन है कि लेट टी आर इज टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू जो है आपका क्यू विल बी द क्वांटिटी आउटपुट है एंड जो है यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 104 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए टी आर एन माइनस वन इसका फॉर्मूला होता है, उसके बाद जो है चेंज इन टी आर अपॉन क्यू भी इसका आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे 105 का कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर आप लोग बताएंगे कि इफ द रेट ऑफ फॉल, अगर रेट घटता है तो एम आर इज मोर देन द फॉल, अगर एम आर घटता है तो किस रेट से आपका एवरेज रेवेन्यू घटेगा। ठीक है, ये आपका क्या आंसर होगा, 105 का आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 105, 105 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, प्राइस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ आउटपुट, प्राइस घटता है आउटपुट के बढ़ने के साथ। ठीक है, चलिए 106, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताएंगे आप लोग कि लॉ ऑफ डिमांड एज्यूमिंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट स्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, इसके बीच में रिलेशन बताता है, बताएंगे। 106 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन शो करता है। चलिए 107 का आंसर, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कोएफिशिएंट क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कोएफिशिएंट क्या होता है, तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक का ये हो जाएगा। ठीक है ना, 0। चलिए नेक्स्ट 108, क्वेश्चन नंबर 108, बोला कि मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द डिमांड करो। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे जो है अगर हम डिमांड करो जो है पर हम अगर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं कि पॉइंट मेथड कहते हैं कि प्रोडक्ट मेथड कहते हैं कि आर्क मेथड कहते हैं। 108 का आंसर क्या हो जाएगा, 108 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पॉइंट मेथड। ठीक है ना, पॉइंट मेथड, इसको ज्योमेट्री मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए 109, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज लो, मतलब कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाए, लो हो जाए, कम हो जाए। द प्रोड्यूसर और सेलर विल सप्लाई, तो सप्लाई क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे घटा देंगे, सप्लाई भी क्या कर देंगे, वो घटा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए प्राइस अगर बढ़ता है तो प्रोड्यूसर, अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर का क्या होता है, फायदा होता है, तो सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा, अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई को घटा देगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर प्रोड्यूसर का फायदा होता है हमेशा। चलिए 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इनमें से कौन सा नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स है डिमांड का, नॉन प्राइस, प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 110 का आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर सी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए 11 का आंसर बताइए, 111 का। द सेंसिटिविटी द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज चेंज इन द प्राइस इज कॉल्ड। बोला कि प्राइस में चेंज होने से उसके डिमांड में जो चेंज आता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मीनिंग से क्वेश्चन था। चलिए 112, व्हेन एंड वेयर वाज बी आर अम्बेडकर बॉर्न। मतलब जो आपके डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ, आप बताएंगे कब और कहाँ हुआ डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म। अपने देश के इतने महानुभावों के बारे में आपको तो पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए 113, डॉक्टर लोहिया के सपोर्टेड कौन थे भाई, डॉक्टर लोहिया के सपोर्टेड कौन थे। ठीक है, किसके समर्थक थे, मतलब किसके सपोर्ट में थे ये, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म की नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, सोशलिज्म। सोशलिज्म के रिलेटेड थे, ठीक है ना। 114, द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑपरेट्स एनालिसिस इज। ठीक है, और ये जो थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑपरेट एनालिसिस, ये थ्योरी के ऑथर किसने कौन है, 114, तो इसके ऑथर कौन हो जाएंगे, ठीक है, बेमल। ठीक है ना, वामोल इसके जो है ऑथर हैं। चलिए 115 का आंसर बताएंगे सभी लोग। स्पेन ऑफ कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड विच इज द फॉलोइंग। स्पेन ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड में इनमें से कौन सा इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो आपका 115 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए जिसमें भी डी है आपका ऑप्शन, आप डी करेक्ट करके आएंगे 90% आपका चांस सही होगा करने का, सही होने का। चलिए 116, द रिलेशनशिप बिटवीन द कमोडिटी डिमांड एंड प्राइस। प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा होता है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए 117 का आंसर बताएंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ जाता है। 118, on the different point of same demand classically demand is। ठीक है, क्लासिसिटी डिमांड इज क्या होगा। ठीक है, तो 118 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका जवाब देंगे। 118 का आंसर हो जाएगा आपका बी, डिफरेंट। सभी पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट होंगे। चलिए 19 का आंसर बताएंगे, फॉर लग्जरियस गुड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए लग्जरी गुड्स होता है जिसके डिमांड को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, प्राइस बढ़ने पे डिमांड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसका डिमांड कैसा होगा, 119 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, हाईली इलास्टिक होगा। ठीक है ना, हाईली इलास्टिक होगा। 120, इकोनॉमिक आइडिया ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र कंपेरिजेस। मतलब जो कौटिल्य का जो इकोनॉमिक आइडिया था, ठीक है, इकोनॉमिक आइडिया था वो किसके विचार में था, किसके मतलब वो किससे शामिल, उसमें क्या शामिल होता है। ठीक है, तो आपका 120 का आंसर क्या हो जाएगा, 120 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड रिलेशन टू बी टैक्सेस आर। मतलब टैक्स के संबंध में कौन सा जो है प्रिंसिपल फॉलो होता है। पहला, ए टैक्स शुड बी लेविड, लेविड मतलब लागू होना। ठीक है, वंस इन ए ईयर, ए टैक्स शुड बी लेविड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू पे, मतलब भुगतान करने की क्षमता के अनुसार लगाया जाए, कि बोथ ए एंड बी की नन ऑफ दीज। तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से कोई नहीं, तो 121 का डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यूनिट 1 मतलब हम लोगों ने यूनिट 1 का जो है हम लोगों ने पूरा कंप्लीट एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। अब आपको हम बताते कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। ठीक है, आपके पास टाइम होता ही होगा, ईयरफोन लगा लेना अगर लगाना होगा तो। वीडियो का स्पीड जो है 1.25, इससे ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो रोबोट बन जाएंगे हम। ठीक है, 1.25 से ज़्यादा मत बढ़ाना, अगर नहीं सुन पाते इससे कम कर देना, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, तो स्पीड को कम से कम रखना। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपका मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 हो गया, अब आपका यूनिट 2 का एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा कल। ठीक है, और अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आप बता रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको स्टडी करनी है इसकी, तो कॉमर्स नेशन प्रो ऐप पे आप चले जाइए, वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, मतलब 499 रुपये में आपको जो है पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है, जो अब तक कोई नहीं कर पाया आज तक। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ा, अगर आप इतना भी पे नहीं कर पाते हो तो एक बार कॉल जरूर घुमा देना भाई। ठीक है, क्योंकि आपको आपका हमेशा काम सही होना चाहिए, आप पढ़ो बस। ठीक है ना, चलिए और अच्छा नंबर लाओ।
ठीक है, तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।